वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कर्जों से निजात मुल्क की आमदन में इजाफे से ही मुमकिन है। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा, हमें इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। टैक्स मासूलात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल, मिनिस्टर फाइनेंस और आप सब ने मिलकर बेपनाह कोशिश की और इस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलानी है। पिछले साल के मुकाबले में हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट हैज़ हैपेंड, बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वी मस्ट रिफ्लेक्ट, लर्न आवर लेसन फ्रॉम द पास्ट। एक तरफ हमारे खरबों रुपए के केसेस वो तवील मुद्दत से अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, दूसरी तरफ हम दिन रात कर्ज़े ले रहे होते हैं या अपने कर्ज़ों को हम उनको रिन्यू कर रहे होते हैं। आज हम उस जगह पहुंच गए हैं, तेज़ी से हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में 5 लाख अमरीकी हथियार गुमशुदा, फरोख्त या दहशतगर्द गिरोहों को स्मगल किए जा चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि अमरीकी हथियारों की बड़ी तादाद अलकायदा के हाथों में जा चुकी है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद तकरीबन 1 साल तक अमरीकी हथियारों की फरोख्त खुली मार्केट में होती रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के मकामी कमांडर्स को 20% हथियार रखने की इजाज़त दी गई, जिससे ब्लैक मार्केट पर बांध चढ़ी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। बड़ी तादाद में अमरीकी हथियारों का गुमशुदा, स्मगल या दहशतगर्द गिरोहों के पास होना खित्ते में सलामती के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस का असबात में इंटेलिजेंस की बेस पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज जहन्नुम वासिल हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिए गए हैं। हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत तक न कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबों के साथ ताउन करेगी। इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान दहशत गर्दों से निबर्दाज़मा और जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ विफाक और सूबों का मिलकर काम करना खुशाइंद है। दहशत गर्दी के खिलाफ जहाद जारी रहेगा। दहशत गर्द पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के दौरान हिदायत दी कि स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए और ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात पर
तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि नेक्टा में कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट मरकज कायम किया जा चुका है। पंजाब के 10 शहरों में सेफ सिटी मंसूबा काम कर रहा है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में सेफ सिटी मंसूबे लगाए जा रहे हैं। पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा मंजूर हो चुका है। डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लकी मरवत में सेफ सिटी मंसूबे लगाए जाएंगे। गवादर सेफ सिटी मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कौमी शाहरा N25 और कौमी शाहरा N40 पर वाक़या तमाम अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबा लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ शाहराहों और पुलों पर डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अहम शहरों के गिरदोनवाह में गैर कानूनी तामीरात खत्म करने के लिए कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुल्क भर में भिखारियों के खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। भिखारियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फ्रांसिक साइंस एजेंसी कायम की जा चुकी है, जबकि पंजाब में फ्रांसिक साइंस एजेंसी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ, वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्सुल हक, वज़ीर दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार नून और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद वीज़े के बगैर पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे। 40 साल तक अफगान भाइयों की मेज़बानी की। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़ा रहा जाए। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला में अफगान वफ्द से मुलाकात में मसाइल और उनके हल पर बात हुई। अफगान सिटीजन्स के हवाले से और इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से दोबारा कह दूं, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। 30 अप्रैल डेट है उनकी, लेकिन 30 अप्रैल के बाद केस टू केस बेसिस पे हम जायज़ा लेंगे और अगर कोई रहेगा तो पासपोर्ट पे रहेगा और वीज़ा पर रहेगा। अफगानिस्तान के शहरी हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान हैं। इनको 40 साल तक मेहमान के तौर पे यहाँ रखा गया, इनकी खिदमत की गई। अब ये मुमकिन नहीं कि आपका अपना शहरी हो या कोई किसी और मुल्क का, वो बगैर डॉक्यूमेंट के, वीज़ा के, पासपोर्ट के, आईडीज़ के बगैर वो उस मुल्क में रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक और फैसला किया जो चारों सूबों को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आज के दिन से अगर कोई इल्लीगल आदमी को किराए पर कोई जगह, कोई दुकान, कोई मकान देगा तो वो भी जिम्मेदार होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अमन अमान का मसला 2017 और 18 में हल कर दिया था। साबिका हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दों को पंजे गाड़ने का मौका दिया। कि 2013 में हमने जो 14 में विजन 2025 पेश किया, जैसे मैंने आपको कहा कि हम बिल्कुल ट्रैक पे थे और बैनुल अक़वामी इदारों ने तस्दीक की कि हम हदफ हासिल कर रहे थे और उन्होंने जो हमारा 2025 का हदफ है उसकी भी तस्दीक की कि अगर हम इसी रफ्तार से चलेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर 2018 ना होता तो आज 2025 में हम दुनिया की टॉप 25 इकोनॉमीज़ में होते, हमारी गुफ्तगू ही और होती, हमारे जो नैरेटिव्स हैं कुछ और होते। तो ये 2018 का जो सानिया था, मेरे नज़दीक ये उतना ही बड़ा सानिया था जितना सानिया 1971 का था। मैं समझता हूँ कि अदलिया को भी उन जजों को अकाउंटेबल करना चाहिए जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था और पाकिस्तान को एक सियासी बहरान की तरफ धकेला था और पाकिस्तान में एक ऐसी क़यादत को मुसल्लत किया कि जिसे सादिक और अमीन कहा, लेकिन हकीकत ये पता चली कि उसने तो 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। अभी आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गजा यकजहती मार्च के शुराका से खिताब कर रहे हैं। ये कोई कलमा खैर कहने वालों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे या इस नैरेटिव के लिए कोई काम करेंगे। वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, ये कौम, ये माएं बहनें, ये नौजवान इनको इबरत का निशान बना देंगे। इसराइल नाजायज है, इसको हम तस्लीम नहीं करते और इसकी किसी भी शक्ल को तस्लीम नहीं करते। फलस्तीनियों का साथ दो और मुस्लिम ममालिक को भी इकट्ठा करो।
फौजों को भी इकट्ठा करो। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों गजा से यकजहती की बात की, अच्छी बात की कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी गजा के के मनाजिर आप देख रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गजा यकजहती मार्च के शुराका से खिताब कर रहे हैं। फ़लस्तीन में जो जुल्म जबर का सिलसिला जारी है, इसराइल की जानिब से उसकी मजम्मत कर रहे हैं और आज यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी शुराका मौजूद हैं उन्होंने अपने हाथों में फ़लस्तीन के परचम भी उठा रखे हैं, प्ले बैनर्स भी उठा रखे हैं। इसके साथ साथ जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हैं उनकी जानिब से खिताब करते हुए कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों का कत्ले आम नहीं रुका, अगर जंगबंदी नहीं हुई, तो फिर हम पेशकदमी करेंगे। अपनी नेवीज को मोबिलाइज कीजिए, इंडोनेशिया और तुर्की से बात कीजिए, मलेशिया से बात कीजिए और फिर रशिया से भी बात कीजिए, चाइना से भी बात कीजिए। हमें वजीर आजम साहब बताएं उन्होंने क्या पेशरफ्त की है। उनसे हमने गुज़िश्ता साल भी कहा था कि डिप्लोमेट्स का एक वफद बनाइए, पार्टियों का एक वफद बनाइए, कौमी कंसेंसस भी पैदा कीजिए, इंटरनेशनल कंसेंसस पैदा कीजिए। आपने इस काम को नहीं किया। आज इस काम को करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में वफूद को भेजें और फ्रीडम फ्लोटेला की सतह पर एक कॉन्वॉय चलना शुरू हो और हिसार को तोड़ने की बात करे। इसराइल ठहर नहीं सकेगा, ट्रंप भाग कर आएगा। अभी वो जो सबको बुला रहा है खुद आकर बैठेगा और जंगबंदी करवाएगा। लेकिन आप ताकत का तो मुजाहिरा कीजिए, आप हमीयत का तो मुजाहिरा कीजिए। आप अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत दूर आबाद है, तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसराइल का हदफ ये न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान है। इसराइल का हदफ ग्रेटर इसराइल भी है और वो पाकिस्तान को दुश्मन समझता है, कोई भी नहीं बच सकेगा। इसलिए ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। आज से 78 साल पहले लियाकत अली खान ने बता दिया था, अमरीकियों को बता दिया था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। नौज़ायदा मुमलिकत थी, सब कुछ तबाह था। ऑफर की गई कि तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, तुम्हें दौलत दे देंगे, तुम्हें टेक्नोलॉजी दे देंगे, बस इसराइल को तस्लीम कर लो। तो लियाकत अली खान ने कहा था हम अपनी रूह का सौदा नहीं करते। ये जो फलस्तीन है ये हमारा दिल है, ये ईमान है, ये हमारा अकीदा है, इस पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए आपकी बातों से नहीं, इक़दामात से आपको जांचा जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों तैयारी करो, अभी मामला खत्म नहीं, आज से मामला शुरू हुआ है। बायकॉट की कैंपेन को भी आगे बढ़ाएंगे और 26 अप्रैल को पाकिस्तान की तारीखी सबसे कामयाब हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला। तैयार हैं आप इसके लिए कि नहीं तैयार हैं? हमने पहले 22 तारीख का ऐलान किया था, फलस्तीनी क़यादत को एतमाद में लिया था, लेकिन फिर ताजरों ने हमसे राब्ता किया। उनकी कई तंजीमें मुख्तलिफ औकात में हड़ताल कर रही थीं और हमने कहा कि आप 22 पे आ जाइए, लेकिन उन्होंने मुशावरत की और आज ताजरों के आला सतही वफद ने हमसे मुलाकात की और गुजारिश की कि हम सब मिलकर एक दिन पर इत्तेफाक करते हैं, आप भी इसको रिविजिट कर लीजिए। तो ये मामला चूंकि गजा का है, ये मामला इंसानियत का है, ये मामला ईमान और अकीदे का है, ये मामला सियासत करने का नहीं है कि तेरी हड़ताल कि मेरी हड़ताल, पूरी कौम की हड़ताल होगी और 26 तारीख को होगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। फलाही मनसूबों की तकमील और खुसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। धीरानी प्रोग्राम के तहत 2000 शादियाँ करवाई गईं। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला है। इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया जिनका हक बनता है। सुना था रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो, और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। धीरानी प्रोग्राम है जिसके अंदर जो मेरी बहनें बेटियाँ उनके ख़ानदान माली इस्तिताअत नहीं रखते, 2000 के करीब माशाल्लाह वो शादियाँ बखैर व आफ़ियत खुशियों से अंजाम पाई और आज वो बहुत बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। वज़ीर आला का काम दफ्तर में टांग पे टांग रख के बैठना नहीं, वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए अवाम के दरमियान में मौजूद रहे। 5 माह की कलील मुद्दत के अंदर
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 30,000 گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں. پاکستان کے تاریخ کے اندر بہت گورنمنٹس آئیں, بہت گورنمنٹس گئیں, لیکن 3,000 گھر بھی کوئی 5 سال کے اندر نہیں بنا سکا. ہم بہت جلد وہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ہم 3 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ فری آف کاسٹ اس کو دیں گے تاکہ اس کے پاس زمین آ جائے اور اس کے بعد وہ گھر بنانے کے لیے جو قرضہ ہے اس کا اہل بھی ہو جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات. ترجمان کے مطابق ایس سی او کے سیکرٹری جنرل پاکستان کے سرکاری دورے پر موجود ہیں. اسحاق ڈار نے ایس سی او کے سیکریٹریٹ کے لیے پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا. اسحاق ڈار نے علاقائی امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی صلاحیت کو سراہا. سیکرٹری جنرل نے مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. سیکرٹری جنرل نے اکتوبر 2024 میں اسلام آباد میں ایس سی او کے رکن ممالک کے اجلاس کی پاکستان کی میزبانی کو سراہا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم پر اعظم سواتی کے مبینہ کرپشن کے الزامات. احتساب کمیٹی نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی ہیں. اسپیکر پر عائد الزامات کے معاملے پر احتساب کمیٹی کے ممبران کے درمیان اختلافات ہیں. ذیشان کاکا خیل پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان بتائیے گا کیا کچھ ہے ابتدائی تحقیقات میں؟ جی بالکل، مبینہ طور پر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پر پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہے اعظم سواتی، انہوں نے الزامات عائد کیے تھے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر برقیہ کی ہے، پروموشن دیے ہے اور اس طرح اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور فنڈز کا غلط استعمال کیا ہے. اسی پر جو ہے احتساب کمیٹی کو درخواست دی گئی تھی اور انہوں نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا. جو ذرائع ہے اس کے مطابق بابر سلیم سواتی کے خلاف جو شروع کیے گئے تحقیقات تھے وہ اب مکمل ہو گئے ہیں ابتدائی، اور آج جو ہے ایک طویل اجلاس منعقد کیا گیا تھا جس میں تینوں ممبران نے اس میں شرکت کی ہے. 2 ممبران کا آپس میں اختلاف ہے. ایک ممبر نے یہی کہا کہ بابر سلیم سواتی نے جو بھی کیا وہ قانون اور آئین کے مطابق کیا، جبکہ دوسرے ممبر کا یہی موقف تھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اسی معاملے کو جو ہے تیسرے ممبر نے مداخلت کی اور انہوں نے اختیار لے لیا اور یہی کہا کہ بہت شکریہ ذیشان آپ کا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ 3 مہینوں سے ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کل ایک ناکہ کراس کیا تو دوسرے پر مجھے روک دیا گیا. بھیس بدل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر دوسرے ناکے پر پہنچا. وہاں ہمیں بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا. کورٹ نے 3 ممبر بینچ نے آرڈر کیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی فیملی شیرخان یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے رفقائے کاروں سے ان کی ملاقات کرائی جائے. بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 3 مہینے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور فیملی کے ممبران جو ہیں وہ 1 مہینے سے وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جیل کا کانسٹیبل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس آرڈر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس اومنی بس، ہمارے پاس بیل آرڈرز موجود ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، باقی عدالتوں کے. انہوں نے کہا جی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور ہم ساروں کو انہوں نے ہمیں ابڈکٹ کیا اور وہاں پہ پریزن وین میں ڈالا اور وہاں پہ ایک بالکل بیابان میں شام کو جا کے انہوں نے ایک جگہ پہ روکا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ فریشن اپ کر لیں، اس کے بعد ہم لوگ نامعلوم جگہ پہ آپ کو لے کے جائیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ جیل تھی، تھانہ تھا، بیابان تھا، کدھر جا کے موٹر وے پہ چھوڑا ہے. پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرنے پر کسی کو نہیں روکا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست ان کی جماعت ہی جیل حکام کو دیتی ہے. پنجاب حکومت کا کسی کو ملاقات سے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں. اپنی جماعت کی آپس کی لڑائیاں سڑکوں پر مت لڑیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. کہا علیمہ خان سے ان کے بھائی کی پارٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ خود ہی ملاقاتیوں کی فہرست سے ایک دوسرے کے نام نکالتے ہیں پھر ملبہ حکومت پر ڈال دیتے ہیں. جبکہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی وکلاء سے کیسز کی مشاورت نہ کر سکیں. توہین ہماری نہیں عدالت کی ہو رہی ہے. وکیل ان کے کیسز کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیل کے گیٹ کے باہر، ان کو یہ ریپلیس کر کے بھیج دیتے ہیں. اگر لوگوں نے ملنا ہے کسی اور وقت جا کے ملنا ہے، لیکن یہ تاکہ عمران خان اپنے کیسز بھی نہ وکیلوں کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. یہاں پہ ہم روز جا کے کھڑے ہوتے ہیں. توہین تو عدالت کی ہو رہی ہے. گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا کہنا ہے کہ جو تعلیمی نصاب ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. دنیا سکلز میں آگے جا رہی ہے، ہم دنیا سے 4 سال پیچھے رہ گئے ہیں. جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس میں
بہت بڑے چینج کی ضرورت ہے خالد بھائی. آج جس طرف دنیا جا رہی ہے اور جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، مطلب آج ہم 4 سال پیچھے ہیں دنیا سے. دنیا میں جو پریکٹیکل نصاب ہے اس کی تعلیم رائج ہے دنیا بھر میں، اور ہم آج بھی 4 سال تک وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کا ہمیں 4تھے سال جا کے پتہ چلتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. سارے لوگوں کو ڈاکٹر نہیں بننا ہوتا، سارے لوگوں کو انجینئر نہیں بننا ہوتا، سارے لوگوں کو پائلٹ نہیں بننا ہوتا، لیکن سارے 4 سال تک ایک ہی تعلیم کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، پھر آخری سال میں جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی انہیں کیا بننا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کے 4 سال ضائع نہیں ہونے چاہیے. یہ پہلے دن ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ کس کو کیا بننا ہے اور وہ اسی لائن کی طرف چلا جائے. گورنر ہاؤس کے اس کام کو جس کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہے، باہر سے آ کے ریکگنائز کیا جا رہا ہے. وہ حیران ہے کہ کس نے ان کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ یہاں پر وہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں جو ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں. اس شہر کو علم کا سب سے بڑا گہوارہ اور